अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहजुब जफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, हमने जो प्रीवियस पेपर स्टार्ट किया था असिस्टेंट प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी BS16 का, उसका हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो नंबर 5 और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन कैंडिडेट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, काइंडली वो पिछले 40 क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए पिछली वीडियोस देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो से कोई नॉलेज गेन किया है, आपकी प्रेपरेशन के अंदर कोई फ़र्क पड़ा होगा, तो काइंडली आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में मुझे अपने फीडबैक लाजमी देना है। तो आइए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 41 जो 41st क्वेश्चन है, ये चेंज इन नरेशंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ही सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगी, ये डी ऑप्शन है यहाँ पे जी, नन ऑफ दीज। अगर ये नन ऑफ दीज है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने ये नीचे 8 नंबर पे ऊपर लिखा हुआ है, ही सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ही सेज लिख के आगे उन्होंने सिर्फ दैट लगाया हुआ है और आगे उन्होंने लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो आपका चेंज ऑफ नरेशन है, ये किस रूल्स की बिना पे सिर्फ उन्होंने दैट लगाया हुआ है, बाकी सेंटेंस उनका सेम है। तो ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, कौन सा रूल फॉलो हुआ है, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने सेपरेट एक फाइल जनरेट की हुई है जिसपे मैंने ये रूल्स बताए हुए हैं। तो ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज नरेशन, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? ये वाला जो सेड है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इज इन पास्ट टेंस, ये पास्ट में है जी, ये सेड लिखा हुआ है। बट रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज कौन सा है? ये जो कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो होता है ये रिपोर्टेड क्लॉज होता है। रिपोर्टेड क्लॉज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट और हैबिचुअल ट्रूथ। अगर इन तीनों कैटेगरीज में से एक भी कैटेगरी में आपका रिपोर्टेड क्लॉज जो है ये फॉल करता है, देन देयर विल बी नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं कर रही, सिर्फ आपने दैट का वर्ड इस्तेमाल करना। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट या हैबिचुअल ट्रूथ, इन तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है, तो सिर्फ आपने कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपका रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस सेम रिमेन सेम रहेगा, उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो क्या आएगा जी? ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने जो है ये रूल आपने याद रखना है। आपने डायरेक्ट फॉर्म के अंदर खुद जज करना है कि रिपोर्टेड क्लेस आया कोई हिस्टोरिकल इवेंट तो नहीं है, आया कोई हैबिचुअल ट्रूथ तो नहीं है, आया वो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। अगर तो रिपोर्टेड क्लॉज में ये 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी भी है तो आपने रिपोर्टेड क्लॉज के सेंटेंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने दैट का वर्ड जो है वो एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। 42 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड टू मी लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड हिम टू रिटर्न। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल क्यों नहीं किया, टू इस्तेमाल हुआ है। ही ऑर्डर्ड हिम, ये टू लिखा हुआ है, दैट क्यों नहीं इस्तेमाल किया, टू क्यों इस्तेमाल किया? तो इस चीज को हम डिस्कस करने के लिए ऐसे सेंटेंस को हम
किस तरह डील करते हैं, कौन से रूल्स के तहत जो चेंज ऑफ नरेशन होगी। तो 42 नंबर क्वेश्चन को अब डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आता है जी 42 है, ही सेड टू मी लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न। चेंज इन नरेशन है, ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड फॉरवर्ड हिम टू रिटर्न। तो ये 3 से 4 इसके रूल्स हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। फर्स्ट रूल है जी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ए सेंटेंस विच कन्वे ए कमांड, कोई आपको हुक्म देता है, ए रिक्वेस्ट करता है, ऑफर एडवाइस कोई आपको सजेशन देता है या नसीहत करता है, गिव एन इंस्ट्रक्शन नॉन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर है वो आपको कोई कमांड दे रहा है, कोई हुक्म दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपने रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो है अगर आप इस सेंटेंस को देखें, वो कह रहा है लीव द रूम, कमरे को छोड़ जाओ, कमरे से निकल जाओ, एंड डू नॉट रिटर्न, और वापस ना आना। तो ये कमांड दे रहा है, ये हमें जो है कमांड भी दे रहा है या इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो हम जो है ये रिपोर्टेड क्लॉज के सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड एज पर सेम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंस ऑफ, के जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेड टू की जगह पे हमने कोई एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो रिपोर्टेड क्लोज की सेंस के मुताबिक हो, कि आया हमें पता चल जाए कि ये ऑर्डर दे रहा है या हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने इस रिपोर्टेड क्लोज के हिसाब से ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जी सेड टू, तो हमने इसको चेंज करना। इफ देयर इज सेंस ऑफ रिक्वेस्ट देन वी विल चेंज सेंड टू इनटू रिक्वेस्टेड, कि अगर रिपोर्टेड क्लोज के अंदर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमने इस सेड टू को वर्ड रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना। ये देखें जी, इफ देयर इज सेंस ऑफ ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर की एक सेंस को रिपोर्टेड क्लोज में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वही चेंज्ड सेड टू इनटू ऑर्डर्ड, कि ये जो सेड टू का वर्ड है ये जब इसकी इंटरैक्ट स्पीच बनेगी तो ये वर्ड ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। इफ सेंस इज नॉट क्लियर, अगर आपको सेंस जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रही कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें आपको रिक्वेस्ट की गई है या फिर इसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आपने सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में चेंज कर देना। सेड टू चेंज इन टोल्ड या आस्क्ड। तो ले जी ये आपकी 3 आपने रूल्स याद रखने हैं कि रिपोर्टेड क्लॉज की सेंस के मुताबिक आपने अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अगर यहाँ पे ऑर्डर है तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज करें, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट है तो सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करें। अगर आपको आपकी सेंस क्लियर नहीं आया तो सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में चेंज करें। इन्वर्टेड कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय टू रेदर देन दैट। तो आम अगर हम चेंज ऑफ नरेशन की बात करें तो हम कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करके दैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस की जब आप चेंज ऑफ नरेशन करेंगे तो आप दैट नहीं लगाएंगे बल्कि आप टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नेगेटिव इम्पेरेटिव, अगर आपका इम्पेरेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, आपको किसी चीज से मना किया जाता है या आपको रोका जाता है, नॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो आपने नेगेटिव इम्पेरेटिव किस तरह बनाने हैं। इफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म देन यूज नॉट बिफोर टू, कि ये जो आपने टू लगाना है ना, इससे पहले आपने नॉट का वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। जिस तरह हमने अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न, चेंज द नरेशन, ही ऑर्डर्ड हिम टू, तो इस टू से पहले हमने नॉट का इस्तेमाल करना है अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर नेगेटिव की सेंस आती है। वी कैन आल्सो यूज वर्ड फॉरवर्ड,
हम अगर नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज सेड टू, बिकॉज फॉरबेड इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड, कि फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ यू यूज फॉरवर्ड देन डोंट यूज नॉट टू। अगर आपने फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना है तो आपने फिर टू के साथ नॉट नहीं लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अब हम आते हैं अपने, ये आपने 4 से 5 रूल्स पढ़े हैं। अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा जी ही सेड टू मी लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न। तो इसका हम करेंगे ही, इस हमने रिपोर्टेड क्लॉज से हमें पता चला कि वो हमें ऑर्डर दे रहा है, तो हमने सेड टू को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड हिम टू, ये मी जो है ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है, तो जो ये मी है ये चेंज ऑफ प्रोनाउन आएगा। मी की जगह पे हिम जो आया वो सब्जेक्ट के मुताबिक आया, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने यहाँ पे हिम लगाया। उसके बाद हमने टू जो है एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल किया। लीव द रूम एंड फॉरवर्ड हिम। देखिए यहाँ पे हालांकि रिपोर्टेड क्लॉज की सेंस में लिखा हुआ है कि डू नॉट रिटर्न, वो यहाँ पे मना कर रहा है, नॉट इस्तेमाल हुआ है, तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव है। तो नेगेटिव इंपेरेटिव के लिए रूल तो ये था कि टू से पहले आपने नॉट लगाना है, लेकिन हमने यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आगे हमने फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है। तो फॉरवर्ड मैंने बताया भाई ये इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड है। हमने नॉट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने फॉरवर्ड का वर्ड इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड का वर्ड इस्तेमाल ना करते तो टू से पहले नॉट लगाना मस्ट था। तो ये जो चेंज ऑफ नरेशन के 4 से 5 रूल्स और हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स खुद क्रिएट करें इनको, या अपने रजिस्टर पे जो हैंडमेड अपने नोट्स बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में आपको इम्पेरेटिव या नेगेटिव इम्पेरेटिव कोई भी चेंज ऑफ नरेशन आता है तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता हो। नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये भी चेंज ऑफ नरेशन है जी। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, तो ये कैसे चेंज हुआ, कौन से रूल्स के तहत हम इंटेरोगेटिव को चेंज करते हैं। अगर आपका चेंज ऑफ नरेशन में डायरेक्ट फॉर्म में विल या शुड इस्तेमाल हुआ है तो इसको हमने कैसे चेंज करके किस वर्ड में, किस मॉडल वर्ब में यूज करना है। तो इस जो रूल्स को देखने के लिए मैंने यहाँ पर डाटा सेपरेट किया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है जी। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो चेंज नरेशन आएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम। एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो ये सेड है जी, ये पास्ट टेंस में है। देन मॉडल्स वर्ब लाइक शेल और विल, ये शेल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ये होते हैं मॉडल्स वर्ब। तो मॉडल्स वर्ब जो होते हैं शेल हो या विल हो तो हमने वुड में चेंज करना है, हमने शेल को शुड में चेंज नहीं करना। शेल और विल अगर दोनों हो तो हमने वुड में चेंज कर देना। सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है। इफ द सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव सेंस, अगर वो सवालिया सेंस में है, देन वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब लाइक आस्क्ड या इंक्वायर्ड। रिपोर्टेड क्लोज के अंदर अगर आपको टेंस पढ़ के समझ आ रही है कि ये इंटेरोगेटिव है तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है वर्ड आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है जी। मॉडल वर्ब विल और शेल दोनों वुड में चेंज होंगे, और अगर आपकी सेंस इंटेरोगेटिव में आ रही है तो आपने सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। तो आएगा ही आस्क्ड मी वेदर। ये वेदर और इफ के यूज के लिए आपको चेंज ऑफ नरेशन के अंदर एक सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कंसेप्ट जरा लेंथी है तो उसके लिए एक सेपरेट चेंज ऑफ नरेशन के लिए वीडियो में क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, विल को हमने वुड में चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज आपने और गौर करनी है कि ये विल यू हेल्प मी बेसिकली क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
तो जब आपने चेंज ऑफ नरेशन के लिए अगर डायरेक्ट फॉर्म के अंदर आपसे इंटेरोगेटिव पूछा हुआ है तो आपने चेंज करके उसे असर्टिव सेंटेंस में लेके आना, कि आपने वो सवालिया नहीं रहने देना, उसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो नंबर 4 में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, जब आपने चेंज ऑफ नरेशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्म के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे इंटरैक्टिव बनाते हुए इंटेरोगेटिव नहीं रहने देना, उसे चेंज करके आपने असर्टिव कर देना। असर्टिव बेसिकली होता है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये जी आपने 2 रूल्स याद रखने हैं चेंज ऑफ नरेशन के लिए, कि मॉडल्स वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है तो उसे आपने असर्टिव में कैसे चेंज करना। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं जी। ट्रेन रीच डैश 9 o'clock, तो एट का वर्ड इस्तेमाल होगा जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रेन रीच्ड एट 9 o'clock। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी चीज़ें कर लेते हैं। वी यूज एट फॉर वेरी स्पेसिफिक टाइम, जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तो हमने एट की प्रपोजिशन यूज करनी है। क्लॉक टाइम्स की अगर बात करें तो ट्रेन अराइव्ड एट 3:30 PM, यहाँ पे भी एट इस्तेमाल होगा। पार्टी स्टार्ट्स एट मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात का वक्त, तो यहाँ पे भी एट का इस्तेमाल होगा। आई विल बी देयर एट मिड डे, तो जो दरमियान का दिन होता है, आधा दिन जिसे कहते हैं, तब भी एट का इस्तेमाल होगा। मिड नाइट और मिड डे दोनों के लिए एट इस्तेमाल होगा। आई विल बी देयर एट नून, मैं दोपहर के वक्त यहाँ पे होगा, ये भी एक वक्त है। दोपहर का वक्त, आधे दिन का वक्त, आधी रात का वक्त या 3:30 का वक्त, तो यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है जी, एट नाइट भी इस्तेमाल हो सकता है, एट मिड नाइट भी इस्तेमाल होगा। एट लंच टाइम खाने के वक्त, एट बेड टाइम सोने के वक्त, या एट डिनर रात के खाने के वक्त। तो ये आपने अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करना है या अपने हैंडमेड नोट्स क्रिएट करने हैं कि एट का वर्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। एट मिड डे होगा, एट नून होगा, एट डिनर होगा, एट बेड टाइम, एट लंच टाइम और एट नाइट। वी कांट यूज एट विद मॉर्निंग, हम मॉर्निंग के लिए एट मॉर्निंग नहीं कहेंगे, आफ्टरनून के लिए एट आफ्टरनून नहीं कहेंगे, नून के लिए एट नून कहेंगे, लेकिन आफ्टरनून के लिए आपने एट नहीं लगाना। इवनिंग के लिए आपने एट इवनिंग नहीं करना, एट नाइट आपने कर देना, लेकिन इवनिंग के लिए नहीं। देयर विल बी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। तो ये आपकी 3 जो है ये आपकी एक्सेप्शंस हैं कि आपने मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए एट इस्तेमाल नहीं करना। इनके लिए इन दी मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून और इन दी इवनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये एट प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, ये मैंने जो है ये आपके लिए सर्चिंग करके एक्स्ट्रा नोट्स निकाले हैं। तो ये आपने अपने रजिस्टर्स पे हैंडमेड बना लेने हैं या आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेने, ताकि आइंदा आपको कोई भी क्वेश्चन इनमें से एट के रिलेटेड आता है, प्रपोजिशन एट को डिस्कस करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव कर रहे हैं जी। द सिनोनिम ऑफ इनेन, तो इनेन का जो सिनोनिम क्या होता है वो इडियट होता है। इनेन का मतलब होता है बेवकूफ़ या जो है वो पागलपन आप कह लें। इनेन का मतलब होता है बेवकूफ़ या अहमक, इसका सिनोनिम आएगा इडियट। तो इस पेपर में उन्होंने इनेन का सिनोनिम पूछा, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो इनेन का एंटोनिम पूछ ले। तो इनेन का एंटोनिम आएगा इंटेलिजेंट होना या सेंसिबल बंदा होना। नॉन सेंसिबल इसका सिनोनिम आएगा, इडियट आएगा, नॉन सेंसिबल आएगा। तो अगर एंटोनिम की बात करें तो इनेन का मतलब, इनेन का एंटोनिम आएगा सेंसिबल या इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं जी। सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूट, तो एक्सक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर खारिज होना, जैसे आपका पसीना रिसता है, पसीना टिपकना या पसीना रिसना। एक्सक्यूट कोई चीज़ आपकी ओवरफ्लो करके, कोई चीज़ आपकी खारिज होना, तो इसका आपका सिनोनिम आएगा ऊज। एक्सक्यूट का सिनोनिम आपको आएगा ऊज आएगा। तो इसका और आपका डाटा वगैरह कोई भी नहीं निकलता है, तो आपने ये चीज़ वैसे ही अंडरस्टैंड कर लेनी है कि एक्सक्यूट का मतलब है पसीना रिसना या पसीना टिपकना, तो ऊज का मतलब भी सेम आपका आएगा। आगे जी, दी एनालॉजी ऑफ कॉफ़ी या बेवरेजेस, तो ये एनालॉजी का मतलब होता है एक दूसरे को तशबीह देना, मुशाबहत करना।
तो मुशाबहत की बात करें तो बेवरेजेस का मतलब होता है मशरूबात, पीने वाली जो चीज़ें होती हैं, शरबत वगैरह, मशरूबात। तो ये जो कॉफ़ी है ये मशरूबात की एक टाइप है, या बेवरेजेस खुद एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर कॉफ़ी आती है। तो बात करें हम नीचे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बर्गर या स्नैक्स। तो स्नैक जो होता है, स्नैक्स बेसिकली नमकीन चीज़ें होती हैं। तो नमकीन चीज़ों की एक टाइप है बर्गर, जिस तरह बेवरेजेस मशरूबात की एक टाइप है कॉफ़ी, इसी तरह स्नैक्स की एक टाइप है बर्गर, क्योंकि स्नैक्स का मतलब है नमकीन चीज़ें। तो ये 47 का मैंने कुछ डाटा निकाला हुआ है यहाँ पे। बर्गर और स्नैक्स, स्नैक्स होता है नमकीन चीज़ें, उसकी एक टाइप है बर्गर। तो एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबहत या तशबीह देना, बेवरेजेस का मतलब है मशरूबात। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं जी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मिराज और डेजर्ट। ये भी आपकी एनालॉजी है जी। तो मिराज बेसिकली होता है, ये एक आंखों का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, आपकी आंखों का धोखा होता है कि अगर आप गर्मियों में आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आप थोड़े डिस्टेंस से आप देख सकते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे सड़क के ऊपर कोई जो है वो पानी वगैरह पड़ा हुआ है, या हवा के अंदर जो है वो हवा थोड़ी सी कप कपा रही है। तो इसे कहते हैं आंखों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन। तो वो जो आपका सीन होता है उसे कहते हैं मिराज, कि कोई चीज़ जो है वो गर्म सी चीज़ है, वो आगे पीछे हो रही है, वाइब्रेट कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे कहते हैं मिराज। तो मिराज जो है ये ज़्यादातर या तो रोड के ऊपर होता है या डेजर्ट भी होता है। तो सहरा के अंदर मिराज का जो कंसेप्ट है वो होता है। तो इसी तरह हम बात करें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्काई के अंदर रेनबो का जो कंसेप्ट है वो समझ में आता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का रिलेटेड मैंने कुछ डाटा निकाला हुआ है। एक्सप्लेनेशन है, मिराज कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा, इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ हॉट एयर्स। गर्म हवाएं जो आपको डिस्टेंस से महसूस होती हैं कि वो एटमॉस्फेरिक के अंदर वाइब्रेट कर रही हैं, उसे कहते हैं मिराज। तो ये कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट, ये डेजर्ट के अंदर होती हैं। सिमिलरली रेनबो कैन बी सीन इन स्काई, स्काई के अंदर रेनबो का फिनोमेना होता है, और मिराज का जो फिनोमिना होता है वो आपका डेजर्ट के अंदर आता है। तो ये आपकी एनालॉजी है, ये तशबीह आपने कैसे देनी है। 49 की तरफ मूव करते हैं जी। सेंड दिस पार्सल डैश माई एड्रेस। तो सेंड के साथ जो आपकी प्रपोजिशन आएगी वो टू आएगी, सेंड टू माई एड्रेस। ठीक हो गया जी। तो इसका जो डाटा है वो आपका कोई इतना खास नहीं निकलता, सेंड के साथ प्रपोजिशन टू आती है, सेंड दिस पार्सल टू माई एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज डैश लोकेशन वुड बी अलाउ डैश टू वर्क, दे वर्क वेरी इजीली। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है यह दे लगा हुआ है, तो दे के हिसाब से हमने यहाँ पे दो प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये इट्स का तो हमें समझ आती है कि इट्स से लोकेशन आएगी, ठीक है, क्योंकि हाउस जो है वो आपका बेजान चीज़ है, उसके लिए आपका जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इट्स होगा। लेकिन इट्स के साथ हमने यहाँ पे अलाउ के साथ क्या लगाना है, हिम लगा नहीं सकते, क्योंकि हिम के लिए ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट जो है, हिम के लिए हिम हमने तब लगाना था जब आपका सब्जेक्ट ही में होता, तो फिर ही के अकॉर्डिंग आपका जो है वो हिम लगना था। लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे के हिसाब से आपका जो प्रोनाउन लगेगा वो देम लगेगा। ये दो देम है, लेकिन देम के साथ अकेला इट नहीं आएगा, हमने हाउस की लोकेशन बतानी है तो इसके साथ इट्स आएगा। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन किस रूल्स के तहत आती है, ये भी एक मैं सेपरेट सीरीज स्टार्ट करूंगा, इंशाल्लाह आपको उसमें क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आपने दे के अकॉर्डिंग आपका देम लगेगा, और देम के साथ जरूरी है इट्स लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट्स और देम। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। 41 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे कैंडिडेट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं वो मेरी प्रीवियस 4 वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली कमिंग वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने नॉलेज गेन किया है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।